अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, कल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कन्विक्शन तो हो गई, अब अपील होगी, लेकिन क्या उसके लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, बन सकता है? क्या मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की वो जो तादाद है जो रिक्वायर्ड है वो मौजूद है या नहीं? इसके बारे में कल सेठी साहब ने ये भी कहा कि शायद कुछ जज साहबान ऐसे हों जो कि ना बैठना चाहें बेंच के अंदर। आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये फरमाया कि 3 जज साहबान ऐसे हैं जो कि नहीं बैठना चाहेंगे अपील के अंदर। 9 जजेस रिक्वायर्ड हैं और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी फरमाया कि 2 एडहॉक जजेस लेंगे और 1 एक्टिंग जज लिया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का नाम भी सामने आया इस हवाले से। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सेठी साहब ने कल कहा था कि ये शायद मामला थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन सेठी साहब आपने देख लिया, आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद बता दिया है। उन्होंने कहा है जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि आइन में इसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया, बड़ा वाज़ेह अहकामात हैं, आर्टिकल 181, आर्टिकल 182 बड़ा क्लियर है इस हवाले से, कोई बार नहीं है। और एक जो ये कॉन्सेप्ट था कि 18वीं या 19वीं तरमीम के बाद कोई बार है, तो वो कहते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे एक्चुअली बड़ी ये दिलचस्प बयान है। इसमें जो मेरी दिलचस्पी दो एंगल्स पे है। एक तो ये कि जाहिर है कि अब उन्होंने कह दिया 9 का बेंच बनाएंगे और उन्होंने रास्ता भी बता दिया और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का सहारा लेना है उन्होंने वो भी बता दिया। उसके 2 मिनट बाद बात करते हैं। मगर जो दिलचस्पी मेरी इसलिए है कि अभी तो जजमेंट डिटेल में आई नहीं। एग्जैक्टली, सब इंतज़ार कर रहे हैं। जजमेंट आएगी तो पता चलना था कि क्या प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या नहीं हुए आर्टिकल 63(1)(g) के तहत। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आर्टिकल 63(1)(g) के तहत अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर अपील होगी। और अगर वो नहीं होते और वो जो कन्विक्शन थी वो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 32nd कन्विक्शन थी, तो वो ऑलरेडी वो भुगत चुके हैं, तो फिर उनको अपील करने का जरूरत ही नहीं थी। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि जो जजमेंट आ रही है, क्योंकि अब अपील की बात खुद ही आ गई उधर दूसरी तरफ से कि हमने 9 मेंबर बेंच बनाना है अपील के लिए, और किस तरह बनेगा वो भी किस तरह बनेगा, तो अब क्लियर हो गया कि जो जजमेंट आ रही है वो डिस्क्वालीफाई करने आ रही है प्राइम मिनिस्टर को। डिटेल जजमेंट, उसके अंदर रीजनिंग होगी, वजूहात ऐसी होंगी जिससे तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए कि जजमेंट को आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या है नहीं है और अपील होगी, तो अपील तो अब क्लियर हो गया कि जजमेंट जो आएगी वो शॉर्ट ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि 63(1)(g) अप्लाई करता है और इस तरह अप्लाई करते हैं और आप फारग हैं। और फिर ये अपील होगी जिसके लिए 9 मेंबर बेंच की उन्होंने पहले ही से बात कर दी। बिल्कुल, तो मुझे तो अब डिटेल जजमेंट की इंतजार की जरूरत नहीं पड़ी। आपका क्यूरियोसिटी खत्म। हाँ, क्यूरियोसिटी खत्म। अब तो वो लीगल आर्गुमेंट्स होंगे। सियासी तौर पर तो मुझे पता चल गया ना कि इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही कह दिया कि अपील के लिए हम तैयार बैठे हैं। इसका मतलब है कन्विक्शन होगी तो अपील होगी। एग्जैक्टली, डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो अपील होगी ना। तो अब ये बात तो क्लियर होगी मेरे ज़हन में। अच्छा, तो वो जो 1-2 कुछ पीपल्स पार्टी वालों की उम्मीदें थी वो तो उठा हो गई ना। डैश टू द ग्राउंड। अच्छा, अब मेरा ख्याल है एतजाज़ हसन साहब को तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी अपील की। मगर दूसरा सवाल कि अब उन्होंने कहा जी कि हम 2 एडहॉक जजेस लेंगे और 1 हम एक्टिंग जज लेंगे। अब आपको और मुझे पता है कि इसका प्रोसीजर क्या है। अब चीफ जस्टिस साहब ने मेरा गालबन 7 तारीख को जुडिशल कमीशन जो है उसको इजलास बुला लिया। अब जुडिशल कमीशन जहां तक मुझे पता है वो कितने 8-9 मेंबर्स पर 8 या 9 जो जुडिशल कमीशन के अंदर है, वो मैं आपको अर्ज भी कह देता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब होंगे, 4 उनके साथ सीनियर जज साहबान होंगे और 1 फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी सारे चीफ जस्टिस सेलेक्ट करेंगे, वो भी चीफ जस्टिस साहब के लोग। तो 5 पीपल प्लस चीफ जस्टिस 6 लोग उनके होंगे, उनकी सिलेक्शन होगी। बाकी 3 होंगे और 3 होंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, यानी कि 2 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, 1 पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आता है, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के एक सीनियर एडवोकेट। तो मतलब ये है कि जुडिशल जो कमीशन है 9 मेंबर, उसका फैसला तो क्लियर कट हो गया कि उन्होंने तो चीफ जस्टिस साहब के हक में करना है। उन्होंने कहना जी ये 2 नाम और ये इसको अप्रूव करें। उन्होंने कहना जी अप्रूव्ड, कि चीफ जस्टिस खुद बैठे होंगे उस कमीशन में। नेचुरली, ठीक है। उस कमीशन का हेड कौन होगा? चीफ जस्टिस साहब। जुडिशल कमीशन को हेड कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये तो डन हो गया यहाँ
यहाँ तो कोई डिले विले अगर गवर्नमेंट करना भी चाहे वो तो उसी दिन प्रोबेबली रेफर कर देंगे, मगर उसमें ये है कि अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक ना हो, हाँ, अगर नीयत ठीक ना हो, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, सियासत भी रियलिस्टिक ना, लेट्स बी रियलिस्टिक, जो कि नहीं है, तो गवर्नमेंट की यही कोशिश होगी कि अपने जो 2 मेंबर हैं उनको इधर उधर कर दे, यानी कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर। मतलब ये अगर वो बीमार हो जाएं या वो मुल्क से बाहर किसी बहुत अर्जेंट काम पे चले जाएं जिसकी लाइफ एंड डेथ कॉन्सिक्वेंसेस स्पेशली क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि तैयारी कर लो, साहब जैसे बाहर रहे लॉ सेक्रेटरी, तो यहाँ तो डेट अनाउंस कर दी ना, अब होनी है। तो अगर इन्होंने उस किस्म की चालाकी करने की कोशिश की डिले करने के लिए, तो मेरा ख्याल ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये टाइट हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि आप समझें कि 7 को वो बुलावा है, तो 8, 9, 10, 11 तक ज्यादा से ज्यादा डिले हुआ तो एक आध डिले हुई 2 दिन की, 1 आध दिन की, तो ये 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बार मारना है, उन्होंने कहना हो गया और ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 8, 4 ऑपोजिशन की और 4 गवर्नमेंट के। ठीक है जी, ऑपोजिशन तो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब के साथ है, ठीक है, वो भी मोहर लगी है, बाकी रह गए 4 गवर्नमेंट के, जिसमें 4 गवर्नमेंट में से कोई उनके अलायंस पार्टनर्स के भी हैं, एक चॉइस शुजात साहब है, बाकी तीनों गवर्नमेंट के लोग। तो वहां मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्सिमम कि वो कहें जी 4-4 कि भाई हम 4 नहीं एग्री करते, लेकिन वहां वो 3/4 चाहिए होती है, 6 लोगों की चाहिए डिसअप्रूव करना। अगर ना करनी है तो 6 लोग चाहिए, जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, 4 से ज्यादा मैक्सिमम 4 है। अच्छा, ऑपोजिशन तो सपोर्ट करेंगे नहीं, ऑपोजिशन ने तो मोहर ला देनी उल्टी। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि फिर ब्रेक जब हो जाता है 4-4, तो फिर क्या होता है? चला जाएगा आगे, फिर आगे थ्रू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, फिर वो भी, मगर वहां वो है कि 14 दिन के अंदर अंदर करना है। 14 दिन के अंदर ये वहां पर ये रख सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी डीम्ड टू बी कंफर्म्ड। अदरवाइज अगर वो फॉरवर्ड कर देते हैं तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कमेटी के अंदर टाइम लिमिट, कमेटी के अंदर टाइम लिमिट 14 दिन की है। तो ये खींच लेंगे, कोई एक बंदा आएगा नहीं आएगा, कहेंगे अभी बहस जारी है, हम अपने साथियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ मीडिया के अंदर आएंगी बातें, कोई इधर आएंगी, कुछ जो जज नॉमिनेट किए गए उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे ताकि कोई मीडिया और कोई पब्लिक परसेप्शन बने। और मेरा ख्याल है 1-2 जजेस जिनके नाम लिए गए हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए, जस्टिस गुलाम रब्बानी साहब बहुत अच्छे जज रहे हैं, वो रिटायर हुए हैं सेठी साहब 2009 में, ऑलरेडी 2 साल एडहॉक जज रह चुके हैं, 2 साल एडहॉक जज रह चुके हैं, और फिर अब क्या जवाब बनेगा उनको फिर से एडहॉक जज बनाने। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जस्टिस खलीलुर रहमान रमज़े साहब को जब सेकंड एक्सटेंशन देने की बारी आई तो लॉयर्स कम्युनिटी ने बड़ा रेजिस्ट किया था। वो बनना चाहते थे, बनाना भी चाहते थे चीफ जस्टिस साहब, ये अकॉर्डिंग टू द गॉसिप्स। मगर फिर बार काउंसिल्स और लॉयर्स की तरफ से एहतजाज हुआ और फिर वो नहीं बने। तो अब ये इसका 2 बातें हैं ना यहाँ, अभी रुक जाए यहाँ। उसका ये है कि यहाँ अगर ये बातें फिर शुरू हो जाती, क्योंकि बार काउंसिल के लोग बैठे होंगे और बाहर भी मैंने सुना है कि कल परसों बार काउंसिल वालों ने भी थर्ड मई को उन्होंने भी अपना एक मौकफ है उनका, और बड़ा क्लियर कट मौकफ है कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं ना एडहॉक ना एक्टिंग ना एडहॉक, तो ये पक्के जजेस होने चाहिए। वैकेंसी है तो पक्का जज लगाए और अल्लाह खैर सल्ला और काम करें आप। तो और इसी तरीके इसका ये मतलब है कि ये एक सियासी तौर पे विद इन दी बार एंड बेंच एक डिवीजन हो जाएगी ना। मैं समझता हूँ मीडिया में भी डिवीजन हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मीडिया में भी हो जाएगी। कुछ लोग मीडिया के ये कहेंगे कि जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ठीक है, डजंट मैटर कि एक बंदा है उसने 2 साल पहले एडवोकेज्म की है अब फिर एडवॉक में आ रहा है, डजंट मैटर। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी क्या जरूरत है, आपको सारी इतनी कम्युनिटी के अंदर और कोई नहीं मिलता, जरूरी है आपने कंट्रोवर्शियल बंदा लेना है। आपने लेना भी है तो साफ कोई ऐसा बंदा लें जिसके ऊपर किसी किस्म का कंट्रोवर्सी ना हो। बड़े जज बैठे हुए हैं, तो इस किस्म की चीज़ों के जरिए डिले हो सकती है। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो अपोजिशन को भी सोचना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ ये बात पहली स्टेज पे भी रेज की जाएगी, जिसकी वजह से कुछ डिलेज हो सकते हैं। देन वी कम डिलेज, मैं समझता हूँ 14 दिन तो कहीं नहीं गए, ये वो तो रख लेंगे पास इधर उधर होते उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। अब कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट साहब ने कितने दिन में अप्रूवल देनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन होनी है ना। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल है, साइन उन्हीं के हैं, ही इज द साइनिंग अथॉरिटी। तो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर अगर प्रेशर नहीं है तो वो तो पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। तो मतलब मेरा ये कहने का करना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली, मगर इसमें कंट्रोवर्सी होगी, विच इज नॉट गुड, नॉट फॉर द जुडिशरी शुड बी अबव कंट्रोवर्सी। पहली बात कंट्रोवर्सी होगी। दूसरी बात ये कि ये महीना, ये अब मई के एंड में बजट आना है, जून के पहले वीक में आता है,
तो ये बेंच बनने में ही बजट सर पे आ जाएगा। एग्जैक्टली। फिर बजट पास हो जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब बजट भी खींच जाएंगे, 5 बजट से इनके रिकॉर्ड हो जाएगा, हिस्टोरिक। और वो कहते हैं, मेरा ख्याल है, जो मेरी चिड़िया कह रही है, वो ये कहती है कि ये बजट के बाद वो तैयारी करके बैठे हुए, बोरी बिस्तरा जिनको कहते हैं ना, बंद के बैठे हुए। और मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है 50-50, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उनकी जेहन में क्या है वो किसी को नहीं पता। मोहतरमा वो उनकी अहलिया को भी नहीं शायद पता, मगर अगर पता चल जाए तो मेरी चिड़िया खबर ले आएगी। हाँ, उनके बच्चों से मिल जाएगी, इधर उधर से खबर मिल जाएगी, नौकरों से मिल जाएगी उड़ती उड़ती। मगर मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त ये सोच सकते हैं कि अभी मेरी डिस्क्वालिफिकेशन वाली अपील ये वो, मैं हाई मॉरल ग्राउंड लूँ, मैंने बजट पास कर लिया, स्टेप डाउन, मैं कहूँ जी मैं मॉरल अखलाकी तौर पे मैं नहीं चाहता ये, मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता था कि बजट पास हो जाए और मेरी ये मकबूलियत है, वगैरह वगैरह वगैरह, और एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। बट बेसिकली ये है कि महीना और खिंच जाएंगे ना, और कंट्रोवर्सी हो जाएगी जजेस के ऊपर। तो नॉट अ बैड डील फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपीपी। ठीक है, फिर नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, अपील चलेगी, अपील तो चलेगी ना, वो तो इंस्टीट्यूशनल अपील है, वो बाहर रहे या ना रहे वो तो अपील रखी जाएगी। तो अर्ज ये है कि मामला खत्म नहीं होगा, क्योंकि मामला आता है उस जगह पे कि अगला प्राइम मिनिस्टर आके क्या करेगा एंड सो ऑन। वो तो आपकी खुद बात है ना, उन्होंने क्लियरली कह दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मई का महीना भी ये कश्मकश में लग जाएगा, फिर बजट की शोर शराबा शुरू हो जाएगा, ऊपर से आपको पता है हो क्या रहा है। सो बेस्ट तो ये होता, बेस्ट कि चौधरी निसार और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाते जल्दी से, ताकि इनका एक जज फारग होकर वापस चले जाए, फिर वो एक्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती, फिर 2 रहते हैं, फिर उसके लिए इस तरीके से किया जाए कि किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना हो और उसके बगैर ये सारा कुछ हो जाए। अगर ऐसे हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मगर अगर नहीं होता तो ये क्राइसिस बढ़ेगी। और मैं कब से ये कह रहा हूँ कि जितनी देर ये क्राइसिस चलती है उतनी देर मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब हम आगे बात मैं करना चाहूँगा कि अभी आर्मी चीफ साहब ने भी तो एक बयान दिया ना, उसके ऊपर भी तो अब तजिया करना है ना, तो उनके ज़हन में क्या बात है कि उनको ज़रूरत पड़ी कि ये बयान दें। अच्छा, नहीं, मैं उस पे आने से पहले सेठी साहब एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया कि वो जुडिशरी के साथ, अदलिया के साथ यकजहती के लिए वो एक इस्लामाबाद में मार्च भी करेंगे 6 मई को गालिबन। और उन्होंने भी कह दिया कि जी खैर मियाँ साहब से डिमांड की वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। मियाँ साहब ने भी आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ एक दफ़ा फिर है। तो अपोजिशन तो नहीं डिवाइडेड, वो तो इस मामले में सोचेगी कहाँ। जो चीफ जस्टिस साहब कहेंगे उन्होंने कहने दी बिल्कुल दे आर राइट इन डूइंग। हमने तो ये कहा ही नहीं कि नहीं डिवाइडेड है, हम तो ये कह रहे हैं कि जब लॉन्ग मार्च की बात आएगी फिर देखना है कौन कौन किसके साथ खड़ा है, किसके फायदे हैं किसके नुकसान है। हमने तो वो बात की थी, हमने तो ये बात ही नहीं की। यहाँ तो यार कौन सी डिवीजन है। मैं कल परसों कह चुका हूँ कि इवन इन पीपल्स पार्टी लोग हैं, हमें तो छोड़े ना, हम तो बिल्कुल साथ हैं चीफ जस्टिस साहब के, मगर जो बाकी लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि यार इखलाकी तौर पे अब बहुत हो गया, पीएम को घर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, अल्लाह दा खैर सलाह यार, तू जान दे। तो मतलब है कि वो तो इशू नहीं है, मगर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन 63(1)(g है ना, इसके ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत डिसएग्रीमेंट्स होंगी टू यूज दिस वेपन, और ये लंबी चौड़ी ये डिबेट चलेगी। एग्जैक्टली। अच्छा सेठी साहब, मैं चाहता हूँ कि ज़रा, अब आपने आर्मी चीफ की बात की, कल उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, शुहदा के ख़वातीन से, ख़ानदानों से भी वो खिताब कर रहे थे, लेकिन जो बातें उन्होंने की वो बड़ी अहम थी। आज इट वॉज अ लीड स्टोरी, हर पेपर ने उसको कवर किया था। नाज़रीन, बहुत अहम बात है, उन्होंने जो इदारों के हवाले से कहा, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के हवाले से कहा। आर्मी चीफ को इस मौके पर ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उस पर हम सेठी साहब से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। हम पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम और इसके तसलसल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और सरबुलंदी जमहूरी कदरों की पासदारी से ही वाबस्ता है। आईने पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कौमी इदारों की ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ का तयन कर दिया है। अब हम सब पर लाजिम है कि आईनी दायरे में रहते हुए अपने मामलात इस तरीके से निभाएं
जिससे हमारे अपने और मुल्क दोनों की इज्जत और वक़ार में इजाफा हो। सेठी साहब, कल भी आपने बात ये प्रोग्राम में की थी कि एक इदारा है जिसको फिक्र है कि ये मुल्क में इतनी जो इंस्टेबिलिटी है, रेस्टिवनेस है, इसका नुकसान हो रहा है। जनरल साहब ने जो कहा, आज इसकी टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे नहीं कहा था, मुझे एहसास था कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है आर्मी हाई कमांड में कि एक तरफ वो हॉक्स होते हैं, हार्ड लाइनर्स होते हैं जो कहते हैं सर देखें ये सिविलियंस क्या कर रहे हैं, मईशत गिर रही है, दुनिया हमारे गले पड़ी हुई है और ये आपस में फिर वही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठीक, और सर बहुत हो गया, लेट्स सॉर्ट देम आउट, लेट्स सॉर्ट देम आउट। वो होते हैं 2-3 लोग, अगर 12 कोर 11 कोर कमांडर्स हैं तो पता नहीं कितने हैं, 9 हैं, 12 हैं, 11 हैं, यार हम सिविलियन लोग हैं, हमें डिटेल्स नहीं पता होती, सीक्रेट डिटेल्स। अर्ज है कि तो उसमें से 2-3 हार्ड लाइनर्स होते हैं, 2-3 होते हैं जो सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं, बाकी चुप होते हैं वो सुनने कि चीफ क्या सुनना चाहता है। तो मगर बेचैनी कि यार कुछ मसले हल होने चाहिए। बेचैनी इसलिए है कि अमेरिका बहुत सख्ती से हावी हो रहा है और थ्रेटन कर रहा है, और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं इसको पकड़ नहीं रहे हैं, ये इशू जो है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, और इसको जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा। एक ब्रेक ले लो। ब्रेक का ये वक्त आ गया, ये तो बड़ी अहम बातें होने वाली थी, बस अब क्या करें। तो फिर लेट मी जस्ट से कि आर्मी चीफ ने ये पैगाम भेजा है कि प्लीज़ दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर स्क्वॉबलिंग, लड़ाई झगड़े मत करें आप बैठ के, और हमारे साथ बैठ के जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं, उनके साथ वो हल करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इसी हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं और अब क्या हो रहा है, हमारी सिविलियन जो क़यादत है वो क्या सोच रही है, फौजी क़यादत क्या सोच रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, इस हवाले से बात हो रही थी, और आर्मी चीफ ने इस हवाले से भी बात की, और जो उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, शेठी साहब, वो बड़ी अहम बात है। कल उन्होंने उन पॉइंट्स को भी मेंशन किया। मैं चाहता हूँ नाज़रीन आप ये भी सुने, शेठी साहब से बात करते हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग है जो आगे चल के हम बात करेंगे जिसकी। पिछले साल एबटाबाद का वाक़या रूनुमा हुआ, और फिर नवंबर में हमारे बहादुर जवानों को सिलाला पोस्ट पर हमला करके शहीद कर दिया गया। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद चंद बैरूनी हलकों की जानिब से जिस अदम एतमाद और भरोसे के फुकदान की मुहिम चलाई गई, उसने पूरी कौम को एक ज़हनी हिजान और खलफशार में मुब्तला कर दिया, और दूसरों से अपने बाहमी तल्लुकात को असर नो मुरत्तब करने पर भी मजबूर कर दिया। ख्वातीन और हज़रात, हम समझते हैं कि दूसरों को भी हमारी खुद मुख्तारी और इज़्ज़त और वक़ार को पेश नज़र रखना पड़ेगा। अवामी उमंगों और जज्बात और एहसास को सामने रख कर कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जो भी कौमी पॉलिसी इत्तफ़ाक़ राय से बनाई जाएगी, मुसल्लह अफ़वाज उसके मुताबिक अपना काम करेंगी। सेठी साहब, दो बातें। हर लफ्ज़ चुन चुन के बोला गया, लिखा हुआ था, ये एक्सटेम्पोर स्पीच नहीं थी। मतलब बहुत अहम बातें थी, एक आध लफ्ज़ भी गलत नहीं कहना चाहते थे। एग्जैक्टली, बड़ी सोच समझ के लिखी गई थी, कैलकुलेटेड। दूसरी चीज़, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी मुल्क की, आवाम की सामने रखी जाएगी। जज्बात और उमंगें सब अपने सामने रखा जाएगा, मगर दूसरी तरफ इत्तफाक राय के साथ जो पॉलिसी बनाई जाएगी, पाकिस्तान की अफवाज सुलगेगी, बिल्कुल उसके साथ एहतराम करेगी, उसको प्रमोट करेगी। इशू यहाँ यही बना हुआ है कि अवाम की वक़ार और उमंगें और ख़ुद मुख्तारी, उसके ऊपर तो डाउट नहीं है ना कि वो तो सब चाहते हैं ये,
पीपल्स पार्टी भी इसीलिए आगे नहीं बढ़ती, वो कहती है नहीं यहाँ मसला बना हुआ है, हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते अवाम को। अलाइज भी साथ खड़े हुए इसी चीज़ के ऊपर कि ड्रोन्स नहीं आएंगे, खुद मुख्तारी, यही है ना जज्बात, यही है ना। दूसरी तरफ इत्तेफाक राय नहीं हो रही है, तो मसला कहां आ रहा है? मसला आ रहा है इत्तेफाक राय पे, जिसकी तरफ चीफ साहब इशारा कर रहे हैं। उनकी ये ख्याल था कि पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट के बाद एक जो फैसला आएगा वो इत्तेफाक राय का फैसला आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट इज जहां सब बैठे हुए, और वहां ओरिजिनली तो यही इत्तेफाक, यही था ना ख्याल के पार्लियामेंट का इत्तेफाक राय होगा, एक कमेटी बनेगी, एक कमटी का फैसला आएगा, वो इत्तेफाक राय के ऊपर, और उस पे जॉइंट रेजोल्यूशन आ गई ना। मगर वो नहीं हो पाया, रेजोल्यूशन नहीं आया, वो बन गया मगर अग्रीमेंट नहीं हो रही है, लोग इधर उधर हो रहे हैं, और इसकी वजह से तकलीफ हो रही है, रास्ते आगे बंद हैं। फौज बेचारी क्या करे इस चीज के ऊपर? वो चाहते हैं कि सियासतदान साथ खड़े हों और फैसला करें और हमें बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरी यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस फॉर्मुलेशन में। मैं कब से ये कह रहा हूं कि इससे भी ज्यादा जुबान जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ करनी पड़ेगी आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ को शायद अब लीड लेनी पड़े, जो आपने कुछ 2 हफ्ते पहले भी हमने बात की कि मलकियत इस चीज की, जहां इतनी कंफ्यूजन है और इत्तेफाक राय नहीं हो रही है, तो आर्मी को चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कि इत्तेफाक राय क्रिएट करें, जिसमें पहले खुद खड़े होकर कहना पड़ेगा कि हमारे ख्याल में ये चीज़ अगर हम करें तो नेशनल इंटरेस्ट, खुद मुख्तारी, आवाम की ख्वाहिशें सब उसके अंदर फुलफिल होती हैं। मगर अगर इन्होंने सियासतदानों पे छोड़ दिया तो इतना बोझ वो कोई एक पार्टी नहीं उठा सकती, अनलेस कि ये साइड ना करें, अनलेस ये ले डाउन ना करें कि इस तरीके से हम करना चाहते हैं। और ये मैं समझता हूं कि उसके करीब आ चुके हैं, मगर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ले डाउन का बता दें कि हम ये चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीसीसी की मीटिंग हुई है, मैं कहता हूं वो इनकंक्लूसिव थी, हालांकि यार डीसीसी मीटिंग में कोई कंक्लूजन निकलनी चाहिए थी, सबसे बड़े लेवल की मीटिंग, कोई वहां ड्राफ्ट बनना चाहिए था कि जी हमने ये ड्राफ्ट बना लिया। अगर ऑपोजिशन नहीं भी साथ होती तो डीसीसी की जो फैसला है उसमें सारे आर्मी के और एयरफोर्स के और नेवी के और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सारी वहां बैठी हुई। तो अगर वहां से एक डॉक्यूमेंट निकलता है कि हमने ये फैसला किया है कि हम ये और इसके ऊपर सबने अंगूठा लगाया है, तो उसकी अहमियत बनती है ना। तो उससे पहले अगर बेहतर ये है कि डीसीसी एक फैसला कर ले और फिर अल्लाह खैर सल्ला, अगर बाकी ऑपोजिशन नहीं आती। मैं ये समझता हूँ अगर डीसीसी का फैसला आता है और उसमें आर्मी साथ खड़ी होती है हुकूमत में, तो फिर ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं होगी उसकी। लोग कहेंगे अगर फौज साथ है तो इसका मतलब है उन्होंने सारा संभाल लिया है, उनसे ज़्यादा कौमी मफाद का गारंटर कोई तो नहीं ना इस सिलसिले में जहाँ तक ये सिलसिला है। तो अर्ज़ ये है कि ये आर्मी चीफ की डिस्क्वाइट है, ये परेशानी है उनकी, जिसका मैंने 2 दफ़ा पहले भी हवाला दिया और कल भी मैंने दिया था कि इस वक्त एक ही इदारा है जो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, मगर रुकावटें हैं, और ये अमेरिका पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ाना है, वो डीसीसी में कोई फैसला करें और फिर फैसला धड़ल्ले से अनाउंस करें और फौज कहे हम ओन करते हैं इस फैसले को, ये हमारा भी ये फैसला है और सियासतदानों का भी ये फैसला है। और अगर इक्का दुक्का सियासतदान नहीं आते तो ना आए। अच्छा सेठी साहब, अब ये बात है कि जब ये मगर इसमें अब मैं इसका दूसरा पहलू है ना, अच्छा, वो ये पहलू है कि ये आर्मी चीफ की तरफ से इशारा है सब इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, ऑपोजिशन भी शामिल है और गवर्नमेंट भी शामिल है और अलायंस पार्टनर्स भी शामिल है, कि हम इंटरेस्टेड हैं डेमोक्रेसी, हम डिरेल नहीं करना चाहते सिस्टम, हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। और हमारा इनफैक्ट ये ख्याल है कि जमहूरियत को बालादस्त करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हर इदारा अपने दायरे में रहे। तो ये सबकी तरफ है, ये अपने दायरे में रहना। बिकॉज आपने देखा कि एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अदारे में रहे, सुप्रीम कोर्ट अपने अदारे में रहे, यही आता है ना। पीपल पार्टी वाले तो यही कहते हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि हुकूमत अपने दायरे में रहे, वो तो मार के उन्होंने दायरे तो बीच ही रखे हैं। तो अर्ज ये है, ये सबकी तरफ पैगाम है कि संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को हल करें सारा मुल्क इस पे। तो ये जो इमोशनल इस वक्त जो जज्बाती मीडिया के अंदर भी और ऑपोजिशन के अंदर भी और इदारों के अंदर भी एक जो है ना कि ये करके रहेंगे और फिर उधर से प्रोवोकेशन अगर हम नहीं होने देंगे, ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा सेठी साहब, अब इसके एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं जल्दी से ये पूछना चाहूँगा कि जब ये रेजोल्यूशन आया भी था ड्रोन्स के हवाले से
हमने देखा है कि जिस कैपेसिटी जिस तरह कंसेक्यूटिवली हुए हैं, खासतौर पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, आपको लगता है कि उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि जी हम उन्होंने तो इनफैक्ट इसको लीगल है, इसको उन्होंने एथिकल भी कह दिया है, प्रोपोर्शनल भी कह दिया है, लीगल भी कह दिया है, तो देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। अब तो लगता है कि वो कभी भी इसको बंद नहीं करेंगे। नहीं, देखिए आपने देखा कि अब 3 बातें हो गई। एक ये कि उन्होंने माफ़ी मांगने से, अपॉलॉजी करने से परहेज कर लिया। पहले वो कहते थे हम तैयार हैं, अब वो कहते हैं हम तैयार नहीं। तो एक कदम पीछे हट गए अमेरिका। पहले आगे तैयार थे, अब पीछे हट गया। 6 महीने हो गए आप ना इधर के ना उधर के। उन्होंने उनको इन बिटवीन उनको एक माफ़ी देनी पड़ गई अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ जो हशर हुआ अमेरिकनों ने जो वहाँ गड़बड़ की है उसकी वजह से पहले वो कुरान शरीफ की बर्निंग हुई, फिर एक मरीन पागल हो गया, उसने बंदे मार दिए, तो वो उसकी वजह से अपॉलॉजी देनी पड़ी। यहाँ की इलेक्शन पॉलिटिक्स और वहाँ की इलेक्शन पॉलिटिक्स, वो भी इलेक्शन ईयर है एग्जैक्टली, वो दोनों आपस में क्लैश कर रही हैं। यहाँ की इलेक्शन पॉलिटिक्स ये है कि खुद मुख्तारी, नहीं ड्रोन्स करने देंगे, ये नहीं वो नहीं, हम ये हैं, आप कौन है। उधर वो कहते हैं बस अब हम भी अपॉलॉजी नहीं करते, कि रिपब्लिकन इंतजार में बैठे हैं कि ये ओबामा जो है वो दूसरी अपॉलॉजी दे तो उसको गला पड़ गया कि आप तो सुपर पावर होके और ये गड़बड़ कर रहे हैं, आप अपॉलॉजियां दे रहे हैं, आपका तो आप तो फारग हो चुके हैं। दूसरा ये कि वहाँ की इलेक्शन पॉलिटिक्स ऑल्सो डिमांड्स कि वो जो ड्रोन्स हैं क्योंकि वो अब एक पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर ली है कि तालिबान के ऊपर प्रेशर डालना है कि वो बातचीत करे, क्योंकि बातचीत बंद हुई हुई है जब से वो कतर का प्रोसेस जो था वो बंद हो चुका है। तो वो प्रेशर है अमेरिका की तरफ से कि तालिबान को ऑन टेबल लाया जाए, तो उसकी वजह से कि वो करना चाहते हैं। तो ये अब मामला डेडलॉक पे पहुंच गया है और यहाँ कोई ना कोई सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी, और उस सोल्यूशन के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ड्रोन स्ट्राइक्स अलाउड है और कौन सी नहीं है, और किसकी इजाज़त के साथ और किसकी नहीं इजाज़त, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक इनफैक्ट होने वाली कोई बात है, उसके हवाले से सेठी साहब से पूछेंगे, उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ज़रूर हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि कुछ अहम है जिसके हवाले से बात करनी है सेठी साहब से। वो इनफैक्ट अहम बात यह है कि आज जब मैं सेठी साहब से मुलाकात हुई, 2 ख़तरनाक डेवलपमेंट्स का इन्होंने जिक्र किया था, लेकिन वो फिर कोई हम टाइम नहीं मिला, या शायद आप फिर मुझे ये कहेंगे सेठी साहब तुमने मौका नहीं दिया, तो मैं पहले ही प्रीएम्प्ट कर देता हूँ। सेठी साहब, आपने कोई मुझे कहा था 2 ख़तरनाक डेवलपमेंट्स होने वाली है। ख़तरनाक डेवलपमेंट्स नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था कि ख़तरनाक डेवलपमेंट्स, मेरा मतलब ये था कि कुछ बातें हो रही हैं जिसके ऊपर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। गौर और फिक्र, अब तो टाइम कोई नहीं है तो मैं बता देता हूँ क्या बातें हो रही हैं, फिर उसके ऊपर तबसरा और डिस्कशन जो है कि अलग प्रोग्राम में करते हैं। अच्छा। ताकि थोड़ी सी वो कहते हैं ना टेम्पटेशन रहे, अगला प्रोग्राम में क्या आ रहा है। अच्छा, तो यार 3 कंस्पिरेसी थियरीज हैं, साजिशी मफरूज़ है जी। ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन ये कह रहा है, मगर आर्मी चीफ तक 3 कंस्पिरेसीज की बात पहुंची है टेबल पे। मतलब है कि आप ज़रा एक्सप्रेस होने की कोशिश ना किया करें, अब कुछ बातें इमेजिनेशन पे छोड़ देना। कंस्पिरेसी नंबर 1 कि देखिए हुजूर चीफ साहब, आपका जो रिश्ता है हुकूमत के साथ वो समझ नहीं आती क्या है। आप लड़ते झगड़ते भी हैं और प्यार मोहब्बत भी करते हैं, वो आपको एक्सटेंशंस भी देते हैं, आप जमहूरियत की बात भी करते हैं, फिर कभी कभी आप वो कालीन खींच भी लेते हैं मेमो गेट के ऊपर, कैरी लुगर के ऊपर, पता नहीं ऐसे बहुत से वाक़े हुए। तो ये क्या है, ये सीधी सीधी बात है। इतनी बात है तो व्हाई डोंट यू जंप इन बेड विद द गवर्नमेंट। मतलब है कि आप जाके और शादी कर रहे हैं हुकूमत के साथ, खत्म करें इस बात को, साथ खड़े हो जाए हुकूमत के, जो भी है ऊंचा नीचा, और आपका तो हिफाजत करते ही हैं, डिफेंस बजट्स भी देते हैं, सब कुछ मिलता है आपको, तो आपको तकलीफ किस बात की। तो आप मतलब छोड़े ये लड़ाई झगड़े, आप जाके फुल फ्लेज्ड शादी कर ले उनके साथ। दूसरी थियरी है कि जी नहीं, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक, बहुत बेचैनी है फौज में, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में और काम तमाम कर देना चाहिए। चुप के सटो बाहर सर जी, सॉर्ट देम आउट। एक राइट विंग अलायंस बनाते हैं, मुल्ला पार्टीज को साथ लेते हैं, धन दनाते हैं, और ये सारे जो सियासतदान हैं गंदे डर्टी पॉलिटिशियंस, इनको सॉर्ट आउट करें, एक इंटरिम गवर्नमेंट लेके आए और 4-5 साल मुल्क को सीधा कर दें।
सेमी इनकलाब, बहुत हो गया। और जो गलतियां हुई हैं पहले चीफ से वो नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट विंग गवर्नमेंट। अब वी शुडंट केयर अबाउट कौन दुनिया क्या कहती है और यहाँ क्या होता है, यहाँ मीडिया का क्या। चुक दियो मियाँ साहब नो, चुक दियो जरदारी नो, और फिर रास्ता खोलो इमरान खान साहब वास्ते, वो साडा काम करेंगे। एक थेरी है चलती है। तीसरी थेरी है कि अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर मॉडल अलोंग करें, तो चलन दो फिर जो हो रहे हैं। बिजनेस है, चुप करके बैठो, पीछे शोर शराबा ना करो, लेक्चर्स ना दो, कोड़ा कोट करके बैठे रहो। एक दिन आएगा पाकिस्तान लाइक एन वोल्केनो, अंदर से इरप्शन होगी, इम्प्लोजन हो जाएगी, ठीक है जी, और मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए फिर उसकी, अगर आप ना पहला या दूसरी चीज नहीं करना चाहते। तो थर्ड इज द रिजल्ट ना, कहते हैं अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये होगा। तो ये मैं डिस्कस करूंगा एक स्पेशल प्रोग्राम में, द थियरी ऑफ मडलिंग थ्रू वर्सेस द थियरी ऑफ टेक ओवर। ये दोनों चीजें मेरा ख्याल मंडे ट्यूसडे को लेट्स गो फॉर इट। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता था कि 3 तारीख को, गालिबन 2 दिन के बाद, ऐसे ही ना, हाँ जी, परसों एक और फैसला आ रहा है। वो है फैसला एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन केस। बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। उस केस के अंदर बड़े खतरनाक ऑप्शंस बेंच ने दिए हुए हैं 10 जनवरी के ऑर्डर में, 10 जनवरी, जिनमें से एक एक्सरसाइज हुआ है, जिनमें से एक एक्सरसाइज हुआ है या हो सकता है, हुआ है ना, कंटेम्प्ट उधर से ली गई। उसमें और भी ऑप्शंस हैं, और वो अलग केस है फ्रॉम दिस, ये केस हाँ, ये देखने वाला, हाँ एग्जैक्टली, वो और उसमें इश्यूज हैं। उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब कनेक्ट इज ऑन द लाइन। और ये सुनने में ये आया, उड़ती उड़ती चिड़िया खबर ला, कि हो सकता है उसमें शॉर्ट ऑर्डर लॉन्ग ऑर्डर एक ही हो और सारा कुछ ही उसी में ही कर दिया जाए, ये आगे जाने की इंतजार ही ना करनी पड़े इस जजमेंट की, उसी में ही सारी वाजे कर दी जाए बात। ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि 3 तारीख को एक स्वीपिंग जजमेंट आ रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ठा करके गए। ये बातें कही जा रही है। अब हमें क्या पता हाउ दी व्हाट द ऑनरेबल जजेस आर थिंकिंग, हम तो इंतजार फरमाएंगे, जो जजमेंट आएगी उसका खैर मकदम करेंगे जाहिर। तो अर्ज ये है कि अगर वो होता है तो ये सारे जो इस वक्त कंट्रोवर्सीज है ना, ये कुछ भी नहीं रहेंगी उस जजमेंट के सामने। वो स्वीपिंग जजमेंट हो सकती है, बिकॉज उस जजमेंट जो है ना, उसका जो पहले हमने जो देखा है, जजेस, ऑनरेबल जजेस भरे हुए हैं, तंग आए हुए हैं, रेस्ट्रेंट इतना शो किया है कि अब ऐसे लगता है कि फटने का वक्त आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगला हफ्ता बड़ा इवेंटफुल होगा। तो ये बातें मैं करना चाहता था कि अब 3 तारीख को गालबन हमारा प्रोग्राम तो नहीं होगा ना, ठीक है ना, तो उससे पहले मेरा ख्याल था कि मैं कुछ छोटी मोटी बात कर दूं। मतलब वो एक एक्सरसाइज करेंगे, अगर वो जो पहली ऑप्शन है वो भी बड़ी खतरनाक है ना। पहली ऑप्शन उस एनआरओ जो ऑप्शंस दी गई हैं वो है 62 आर्टिकल 62 के तहत कि अगर कोई शख्स सादिक अमीन नहीं है, जो कि कहा गया था कि जो कि प्रेसिडेंट साहब के बारे में और इधर उधर बातें चलती रही हैं कि जी अगर नजर आप अमीन नहीं है, तो फिर उस क्लॉज के अंदर भी जिन्होंने कहते हैं तरया जा सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर बहुत से लोग हैं जो अपोजिशन में हैं, पीपल पार्टी वाले, वो कहेंगे कि अच्छा अगर आपने सादिक और अमीन की बात की है तो फिर जानी और शराबी और कबाबी की बातें भी होनी चाहिए। और बड़े इस मुल्क में लोग हैं जो कि उस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर मतलब कोई भी नहीं बचे। वो कहते हैं पीर फकीर चढ़ गए, फिर किसी ने मेंबर नहीं बनना। फारग सारे पॉलिटिशियंस, क्या बात नहीं, कौन कौन फारग हो सकता है उसमें। तो मेरा नहीं ख्याल उस क्लॉज की तरफ जाना चाहिए, वो तो एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया तो रुकेगा नहीं, फ्लड गेट्स। अच्छा सईद साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जावेद बोल रहा हूँ, जावेद इकराम वर्जीनिया से। जी जावेद साहब, बस ये है कि आपका प्रोग्राम जो है उससे अंदाज़ा होता है पाकिस्तान के हालात की सही तस्वीर दिखाई देती है, और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि आप और मुनीफ साहब जो हालात का तज्जिया करते हैं उससे बहुत हद तक कुछ पता चलता है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो मेरे कोई सवाल नहीं, लेकिन मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि ये जो पाकिस्तान में एक यकतरफा ट्रैफिक चल रही है, बाज़ मीडिया की बाज़ बैठकों पर ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है हालात की अफरा तफरी का, अबतरी का। तो मेरी अर्ज़ है कि अमेरिका एक सुपर पावर, और 9/11 हुआ यहाँ पे और आज 12 साल हो गए हैं,
अभी तक यहाँ की इकॉनमी उनसे दुरुस्त नहीं हो सकी, सही तौर पे नॉर्मल नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान में तो बेशुमार 9/11 हो चुके हैं गुज़श्ता सालों में, और ये मुनीब साहब आपके साथ बैठे हैं माशाल्लाह, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो उसमें मदरसे, मार्केट और मसाजिद, कोई भी चीज़ महफूज नहीं रही। तो इन हालात में कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, क्या इकॉनमी होगी, इस गैर यकीनी हालत में तो ज़ाहिर है कि मायूसी ज़्यादा बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि इस तमाम हालात में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार देना गलती पर या कुछ, ठीक है उन्होंने भी कोई ज़्यादा काबिल ज़िक्र कारनामे सर अंजाम नहीं दिए, कोई मिरेकल नहीं किया, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डालना ये कोई इंसाफ नहीं। बड़ी मेहरबानी जैसे सब टाइम की वजह से हमें ख़त्म करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जवाब तो है ही नहीं, सवाल जो नहीं था, मगर आपने जो बात जिसका जिक्र किया, मैं इस पर एक प्रोग्राम सोच रहा हूँ करने का, जिसका नाम हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो ये अगले हफ्ते मैं इंशाल्लाह करूँगा, जिसके अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ क्राइसिस और उसको कैसे टैकल किया जा रहा है और आगे वो क्या जाके बनने जा रही हैं और क्या हमें अब करने की ज़रूरत है इस मुल्क को बचाने के लिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की कि जितनी अहम डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र किया जाए, उन पर डिस्कशन भी की जाए। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।